Hello friends, welcome to my channel. I hope this video finds you in good health and spirit. ओपेनहाइमर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मूवी है जिसने दुनिया में सैलाब मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक के लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से 5 दिन में ही इसने 62 करोड़ कमा लिए सिर्फ इंडिया में। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर हमें एक मैसेज देना चाहती है, एक सीक्रेट मैसेज। और ये मूवी पूरी तरह रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, कोई फिक्शन नहीं है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर, और ये बॉम्ब की वजह से हज़ारों लाखों लोग एक साथ मारे गए। जी हाँ, इसके पीछे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस वीडियो में हम ओपेनहाइमर फिल्म के पीछे की एक्चुअल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और साइंस सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सब तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चले आगे बढ़ते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनकी कहानी 904 से शुरू होती है, जब ये पैदा होते हैं न्यूयॉर्क में एक जर्मन ज्यूइश फैमिली में। ये बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और हमेशा अपने क्लास में टॉपर रहते थे। इतने कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्होंने हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में ही रॉबर्ट को यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाने लगा, और इन्होंने अपनी बैचलर्स की 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। ये इतने होशियार थे कि वो हमेशा अपने क्लास में टॉप करते थे और हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते थे। खास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और बहुत मेहनत करते थे इस सब्जेक्ट्स पर समझने के लिए। थोड़े बड़े होने के बाद ये अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बने और 1925 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन से अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद वो 1927 में जर्मनी शिफ्ट हुए और क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को डीप में स्टडी करना शुरू कर दिया। ये सब्जेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और यही सब्जेक्ट्स में जाके उन्होंने आगे अपना करियर बनाया था। 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये प्रोफेसर बने और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी और कॉस्मिक रेज जैसे थ्योरीज पर काम करना शुरू कर दिया। 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का रिक्रूटमेंट होता है और इसमें ये सिलेक्ट हो जाते हैं और लास हेमस नाम के एक लेबोरेटरी में, जो कि न्यू मैक्सिको सिटी में सिचुएटेड है, यहाँ पर वो रिक्रूट किए जाते हैं और यहाँ पर उनके फेवरेट टॉपिक यानी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने का काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये पहले ही बहुत फेमस थे अपने लीडरशिप और साइंटिफिक एक्सपर्टीज की वजह से, तो ये प्रोजेक्ट में उन्होंने सक्सेस भी पाया और 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी नाम के एक एटॉमिक बॉम्ब का फर्स्ट टेस्ट शेड्यूल किया जाता है। और यही हमारे स्टोरी का मेन पार्ट है और यही वो टेस्ट था जो हज़ारों लाखों लोगों के मारे जाने का सबब होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसी टेस्ट के ये बॉम्ब के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी असल कहानी शुरू होती है इस न्यूक्लियर टेस्ट के एक डिकेड पहले से, यानी 1930s के समय से। 1930s में असल में ये हो रहा था कि जर्मनी में हिटलर की तानाशाही बहुत बढ़ रही थी और इसी चलते जर्मनी के लोग जर्मनी छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए, लेकिन इसमें कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ भी इंक्लूडेड थी, जिनमें आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियो सेलार्ड, हैंस बेथ और एडवर्ड टेलर जैसे फेमस लोग भी उस टाइम अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। और 1941 के अक्टूबर 9 को ये होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सेलार्ड मिलकर एक लेटर ऑफ वार्निंग तरीके से लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ये कहते हुए कि हिटलर अब न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट को शुरू कर चुका है और एक एटम बॉम्ब तैयार कर रहा है। इसके पहले ये था कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर नहीं होना चाह रहा था, बट प्रिपेयर कर रहा था फॉर द वर्स्ट। लेकिन अब जर्मनी में इतने सारे लोगों के ऊपर जो जुल्म चल रहा था, इस जुल्म को देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स को समझने लग जाते हैं। ये लेटर मिलने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट खुद ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए एक टीम बनाते हैं और इस टीम के एक मेंबर होते हैं
बी कॉनंट, और ये यूएस के नेशनल डिफेंस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन थे और साथ ही ओपेनहाइमर के कॉलेज के टाइम उनके लेक्चरर भी थे। अब 1942 में ये होता है कि वो ओपेनहाइमर को इनवाइट करते हैं अपने इस टीम में काम करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके न्यूट्रॉन कैलकुलेशंस कितने फास्ट थे और उनकी ये फील्ड में कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो वो इस एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा लेने के लिए रॉबर्ट को इन्वाइट करते हैं और इसके बाद रॉबर्ट बहुत ही मोटिवेटेड हो जाते हैं और ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कर चुके थे। इन कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को कोऑर्डिनेटर ऑफ रैपिड रप्चर नाम का टाइटल दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद जून 1942 में यूएस आर्मी ने मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश की इस एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। अब ओपेनहाइमर की ये पूरी टीम यूएस मिलिट्री के अंडर चली गई थी और इस प्रोजेक्ट को अंडर कवर रखने के लिए ओक रिज टेनेसी में एक सीक्रेट सिटी बनाई गई, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहाँ पर सेटल कर दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट और न्यूट्रॉन स्टडीज़ करने वाले लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और यह सबका एक ही एजेंडा था, यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 बनाना। जी हाँ, अब ये क्या है, आइए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। दिसंबर 1940 तक जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते थे उसमें यूरेनियम 238 आइसोटोप, जो कि एक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे यूज़ किया जाता था न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए। लेकिन अब ये होता है कि एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है इसी तरीके का, जिसका नाम है प्लूटोनियम, और ये प्लूटोनियम भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लूटोनियम से ज़्यादा यूरेनियम 238 आइसोटोप ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल होता है यूरेनियम 235 आइसोटोप, जो कि नेचुरली नहीं पाया जाता, उसे हमें बनाना पड़ता है। तो यही काम अमेरिका कर रहा था, यूरेनियम 238 से 235 को बनाना। और यही काम करने के लिए ओक रिज के सीक्रेट सिटी में बहुत सारे लोग इकट्ठा किए गए थे। सारे साइंटिस्ट का एजेंडा यही था, यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 बनाना। और ये इसलिए भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये चेन रिएक्शन को अंडरगो कर सकता है और एक्सप्लोजन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसे बनाने के लिए बेसिकली 4 टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जा रहे थे: गैसियस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। कुछ दिनों तक इनकी टेस्टिंग शुरू रही और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये पता चला कि इन टेक्नोलॉजीज़ में से 2 सक्सेसफुली काम कर सकती हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और गैसियस डिफ्यूजन। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर यूरेनियम 235 बनाया जाने लगा और साथ ही वॉशिंगटन के एक लैब में प्लूटोनियम पर भी काम शुरू हो चुका था। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से जो सक्सेसफुल पहले होगा वो यूज़ किया जाने वाला था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके पीछे की साइंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी साल यानी 1942 के सितंबर में लेस्ली ग्रूव्स, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, इन्होंने ओपेनहाइमर को अपॉइंट कर लिया अपने सीक्रेट वेपन्स की लैब में। और ये फर्स्ट टाइम था जब ओपेनहाइमर इतने लार्ज प्रोजेक्ट के लीडर बन रहे थे, क्योंकि इसके पहले वो ना कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल किए हैं, ना ही उन्होंने लीडरशिप की थी। और साथ ही क्योंकि वो लेफ़्ट विंग पॉलिटिकल व्यूज़ रखते थे, तो लेस्ली का ये डिसीजन बहुत सरप्राइजिंग रहा। लोगों में भी इसने सरप्राइज़ क्रिएट किया। और इसी के साथ उस ज़माने में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिटिश प्रेसिडेंट को ये मैसेज भेजते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को साथ में करते कोलैबोरेशन बना लेते हैं। और ब्रिटेन भी, क्योंकि उस टाइम पर जर्मनी के अगेंस्ट में था, तो ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुल भी रहता है और अमेरिका और ब्रिटेन साथ आकर न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट शुरू कर देता है। और इसी के 2 महीने बाद जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और इसके बाद अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। सिर्फ ये एक ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका $2.2 बिलियन खर्च करता है, यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो $24 बिलियन, यानी 2 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास। और इतनी भारी इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद जाकर 1945 में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रेडी हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को ओपेनहाइमर और उनकी पूरी टीम ने रेडी किया था और वो ये टीम के लीडर थे। और फाइनली ये प्रोजेक्ट जाकर 1945 में कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम वापस हमारी पहली वाली स्टोरी पर आ जाते हैं, ट्रिनिटी। जी हाँ, इस एटम बॉम्ब का नाम ट्रिनिटी रखा गया और 16 जुलाई 1945 को इसका टेस्ट शेड्यूल किया जाता है। सुबह 5:30 बजे का टाइम था और न्यू मैक्सिको स्टेट के डेजर्ट में इसका टेस्ट शेड्यूल किया गया। और ये फर्स्ट टाइम था जब न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब कभी टेस्ट नहीं किए जाते, डायरेक्टली एक्सप्लोड किए जाते हैं।
क्योंकि इसका सिर्फ एक टेस्ट भी बहुत सारे लोगों के मारे जाने का सबब बन जाता है, और यही वो टाइम था जब इतने सारे लोग मारे गए, ये टेस्ट की वजह से ही मारे गए थे। और न्यू मेक्सिको स्टेट के डेजर्ट में सुबह 5:30 बजे इसका टेस्ट एक्सप्लोजन किया जाता है। और लेकिन असल में होता यह है कि जितना ओपेनहाइमर ने एक्सपेक्ट किया था कि इसका साइज़ होगा, जो कि था 0.3 किलो टन्स ऑफ TNT, जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, और एक्चुअली में ये धमाका उससे 50 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, यानी 15 to 20 किलो टन्स ऑफ TNT जितना बड़ा एक्सप्लोजन होता है ये। और इस एक्सप्लोजन के बाद इतनी ज़्यादा ही रिलीज़ होती है कि उस एरिया में एक मौजूद जो स्टील टावर था वो पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता है। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाले शॉक वेव्स 160 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, और इसका जो मशरूम क्लाउड होता है वो 12 किलोमीटर ऊपर तक था, यानी इतना बड़ा मशरूम क्लाउड इसका तैयार हो गया था। और इस एक्सप्लोजन का इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड साइज़ देखकर ओपेनहाइमर बहुत शॉक हो जाते हैं, और उनके मुंह में से ये लाइन निकलती है, We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. और ये टेस्ट के बाद ही हज़ारों लाखों लोग उस एरिया में रहने वाले एक साथ मारे जाते हैं, पलक झपकते पूरी सिटी गायब हो जाती है। और यही बॉम्ब जापान में हिरोशिमा न्यूक्लियर ब्लास्ट में यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से सिमिलर टाइप में बनाए जाने वाला प्लूटोनियम का बॉम्ब, जिसका नाम था फैट मैन बॉम्ब, वो नागासाकी में ड्रॉप किया जाता है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी के हिस्ट्री पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी ओपेनहाइमर फिल्म के पीछे की पूरी हिस्ट्री। वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट कहना चाहूँगी, मैनकाइंड हैज़ इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस मूवी का मैसेज समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सब तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।